स्टार्ट किया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ी सी मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, और फिर इसके बाद हम उसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट इसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया। Recording in progress. जैसा कि इसका जो कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। इसका सिंपल सा कहना है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होता है मैंने डिटेल से लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन ए सिंगल बॉडी और अ सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम चुना है सिस्टम, चाहे वो एक सिंगल बॉडी की बात हो रही हो या एक सिस्टम की बात हो रही हो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम और ए बॉडी इज जीरो, then the linear momentum of सिंगल बॉडी, जो भी एक सिंगल बॉडी है या जो सिस्टम है जिस पर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स चेक किए कि जीरो है, linear momentum of single body or a system will remain conserved, मतलब वो संरक्षित रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, will remain conserved। मतलब कि टोटल लिनियर मोमेंटम इनिशियल will be equal to total linear momentum final। याद रखिए, ये सिर्फ लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तभी डेविएट करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में लग जाए या एक सिंगल बॉडी पे लग जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो है तो नेट लिनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल इक्वल। इसी को मैंने बताया था कि अगर इसी प्रिंसिपल को हम एक और तरीके से यूज करते हैं कि इफ नेट फोर्स, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखें, इफ नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तब आप टोटल लिनियर मोमेंटम इनिशियल एक्स डायरेक्शन में और टोटल लिनियर मोमेंटम फाइनल एक्स डायरेक्शन में बराबर कर सकते हैं। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में लिनियर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल लिनियर मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन की फाइनल लिनियर मोमेंटम आप इक्वल कर सकते हैं। और अगर मान लिया जाए उसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं है, वाई डायरेक्शन में जीरो नहीं है, इसका मतलब कि उस सिस्टम का या उस सिंगल एक बॉडी का इनिशियल लिनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में और फाइनल लिनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में बराबर नहीं, चेंज कर। One minute. Shaisa, are you there? Shaisa, क्लास में हो? While you are in waiting room? One minute.
आज डेट कितना है? 20 तारीख, 21 तारीख है। 1 मिनट वीडियो रुकी करना है ताकि आप डिसाइड कर सको कि हम किस डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो दोनों डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को बराबर कर सकते हैं, सिस्टम की ही नेट लीनियर मोमेंटम बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब फिर और आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना मजबूरी है, फिर आप चेक कीजिए कि किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का मान जीरो या नहीं लग रहा, तो फिर उस डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए और अपना, ठीक है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम किस केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं उसको हम थोड़ा यहाँ कैटेगराइज कर देते हैं ताकि आपको ये प्रिंसिपल को लगाने में आसानी। प्रॉब्लम्स ना, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, टू सॉल्व बाय यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो किस तरह का प्रॉब्लम होगा जिसमें हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे ताकि एक पढ़ने के ही बात तुरंत दिमाग में क्लिक करे कि आपको अच्छा यहाँ लीनियर मोमेंटम लगा है। पहला जो प्रॉब्लम का टाइप होता है, इफ there is motion of a body, है ना, lie in the system due to internal forces, not external force। ऐसा कोई बॉडी जो एक सिस्टम के अंदर में है ना, वो बॉडी मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, और आपको उसका वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना है तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लो कि आदमी है, बोट पे खड़ा है, बोट पानी के ऊपर रखा हुआ है, पानी ठहरा हुआ है और आदमी लगा चलने, और आदमी के चलने से बोट भी लगा चलने। तो आदमी जो चल रहा है वो किसके कारण, तो बोट ने जो आदमी पे फ्रिक्शन लगाया उसके कारण। बोट लगा चलने किसके कारण, आदमी ने जो बोट पे फोर्स लगाया उसके कारण। और ये जो बोट ने आदमी पे फोर्स लगाया, आदमी ने जो बोट पे फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स हमने क्या पढ़ा था, अगर हम आदमी और बोट को एज ए सिस्टम ले लेते हैं तो ये दोनों फोर्स हो गए इंटरनल फोर्सेस। और यही इंटरनल फोर्स के कारण आदमी चल रहा था, बोट चल रहा। अगर कोई एक सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडी ना यूज हो रहा हो और वो सब मोशन ले रहा हो ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस के केस में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें। और ज्यादातर केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा, तभी आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व। ये हुआ। दूसरा है बुलेट प्लस गन प्रॉब्लम ना। बुलेट छोड़ा, गन के साथ गन पीछे की तरफ भागा, तो वैसे केस में जो बुलेट चलता है, गन जो मतलब कि मान लो कि ट्रैगर आपने दबाया, ट्रैगर दबाने से जो बुलेट चला, बुलेट कैसे चला, गन के भीतर जो भी फोर्स के इन्फ्लुएंस है, जो भी भीतर में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, वो एनर्जी दिया बुलेट को, तो बुलेट आगे गया। तो गन ने बुलेट को फोर्स लगाया, बुलेट ने गन को फोर्स लगाया, इसके कारण गन पीछे आया।
ये दोनों जो घटनाएं घट रही हैं वो बुलेट और गन के आपस में बीच में घट रही हैं। गन ने जो बुलेट पे फोर्स लगाया जिसके कारण बुलेट आगे गया, बुलेट जो गन पे फोर्स लगाया जिसके कारण गन पीछे जाएगा, ये सब भीतर इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है। बुलेट के मोशन में एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। तो ऐसे केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, बुलेट गन प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद all types of collision problem, है ना। कॉलिजन प्रॉब्लम, टक्करें होती हैं, एक बॉडी चल रहा है, दूसरा बॉडी चल रहा है, चलते चलते आपस में टकरा गया, अपनी स्पीड, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी, आगे वाले की स्पीड कम थी, जाकर के पीछे से ठोक दिया। ठोकने के क्रम में क्या है कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, भीतरी भीतर अपना चल रहा था, टकरा गया, टकराने के बाद दोनों या तो सट के चलने लगा या नहीं तो अलग अलग हो गया। ये सारे प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी खुद ब खुद टकराया, खुद ब खुद अलग। तो इन दिस केस वी यूज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चौथा, एनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लोशन, जैसे कि एक बम है, रखे रखे फट गया, एक्सप्लोशन होता वो भी ड्यू टू ओनली इंटरनल फोर्सेस। ये नहीं कि बाहर से आपने मार के उसको फोड़ा है, वो बड़ी अपना रखा हुआ था, रखे रखे अपना फट गया। तो फटा किसके कारण? अपने जो भीतर में इंटरनल एनर्जीज थी उसके कारण, जो उसके भीतर में केमिकल एनर्जी भरा हुआ था उसके कारण वो फटा। उसको फटने में कोई बाहरी फोर्स हमने यूज नहीं किया। तो ऐसे जो टाइप्स के प्रॉब्लम आपको कभी मिल जाए तो आपके दिमाग में ये तुरंत हिट करनी चाहिए कि अच्छा, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम यूज करेंगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लगाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, एक एक करके मैं लेता हूँ प्रॉब्लम को। मान लीजिए ये एक बोट, वाटर सरफेस है, वाटर पानी ठहरा हुआ है, इस पर एक बोट है, और एक बोट का मान लीजिए मास है 150 केजी, और इस बोट पर एक आदमी है, आदमी का मास मान लीजिए 50 केजी, और ये आदमी इस बोट पर दौड़ना शुरू कर दिया। इफ मैन starts running with a speed 10 meter per second relative to boat, find the recoil speed of boat, recoil speed of initially man plus boat was at rest. शुरुआत में आदमी और बोट दोनों के दोनों रेस्ट में था। रुकी अवस्था से आदमी लगा दौड़ने, तो बोट कितनी स्पीड से रिक्वाइल कर, रिक्वाइल मतलब कि आदमी के आगे जाने से बोट का पीछे जाना, पीछे जाने की जो स्पीड होती है उसको रिक्वाइल स्पीड। तो देखिए और बताइए क्या हो। और एक बात यहाँ पे हम और इंडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए।
note linear momentum conservation can be applicable with respect to any suitable observer. कोई सुटेबल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑब्जर्वर को हम अपने सुविधानुसार कहीं भी लेकर उससे फिर हम पूछेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के नहीं, फिर हम उसके रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ज्यादातर केस में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जैसे इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोट का क्या होगा। तो बोट की स्पीड को हम कहां से देख पाएंगे? क्या बोट पर बैठ के देख पाएंगे या ग्राउंड पे बैठ के देख पाएंगे? ग्राउंड पे बैठ के देख पाएंगे। तो अगर हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड अगर निकालनी है, हम ग्राउंड पे ही ऑब्जर्वर लेकर के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन यहां पर बड़ा स्पष्ट है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सपोज कीजिए कि स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोट मान लो v है। मतलब हम ग्राउंड पे खड़े हो गए हैं और ग्राउंड पे खड़े होकर के आदमी मान लो कि आगे की तरफ चला, तो बोट जो है पीछे जाएगा। बोट पीछे क्यों जाएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में कई प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है। बोट पीछे जाएगा ना? हाँ सर। तो मान लो बोट की पीछे जाने की स्पीड v है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट की पीछे जाने की स्पीड v है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताइए, तो स्पीड ऑफ मैन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? मैन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या? 10 माइनस। अगर बोट रुका रहता तो आदमी की स्पीड वही 10 रहती, लेकिन बोट तो पीछे जा रहा है। एक सेकंड में है ना, आदमी 10 मीटर चलता है। अगर बोट रुका रहे, मान लो बोट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो आदमी जो है 1 सेकंड में 10 मीटर आगे जाएगा और बोट 1 सेकंड में 2 मीटर पीछे जाएगा। लेकिन ग्राउंड से बैठकर देखेंगे तो आदमी जो है 10 मीटर आगे गया और बोट के साथ साथ 2 मीटर पीछे चला गया, तो आदमी की नेट वेलोसिटी 8 ही मीटर। ठीक है, तो उसकी स्पीड हम घटा देते। आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी इसका मान निकाल। तो स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा 10 माइनस v। हो गया। अब आप सिचुएशन सजाकर इसका आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते। जैसे इनिशियल स्थिति को देखो। इनिशियल स्थिति में बोट की जो मास है 150 kg, आदमी की मास है 50 kg, आदमी रेस्ट में है, बोट भी रेस्ट में। ये इनिशियल है, ये इनिशियल। और जब आदमी दौड़ने लग गया, बोट की पीछे में स्पीड बनी v, आदमी की आगे के डायरेक्शन में स्पीड बनी 10 माइनस v। आदमी का मास 50 kg और बोट का मास 1। ये है फाइनल स्थिति। इनिशियल स्थिति से ये वाली स्थिति आने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये बताइए? नहीं। आदमी चला, बोट चला, ये सब भीतर आदमी ने जो बोट पे फोर्स लगाया उसके कारण बोट चला, बोट ने जो आदमी पे फोर्स लगाया जिसके कारण आदमी चला।
आदमी ने जो बोट पे फोर्स लगाया, बोट ने जो आदमी पे फोर्स लगाया, ये सारे फोर्स इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाकर आदमी नहीं चल रहा। यहाँ पे इस स्थिति से ये स्थिति आने में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, और अगर नहीं लग रहा है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल। इनिशियल बोलिए कैसे लिखे, तो 50 गुना 0, 150 गुना 0, मास गुना वेलोसिटी। फाइनल बोलिए तो 50 इंटू 10 माइनस वी आई। देखिए सर पे तीर है, वेक्टर फॉर्म में तिज्जत से लिखेंगे, प्लस बोल्ट का 1.5 150 इंटू वी, और डायरेक्शन इसका हो गया माइनस है, माइनस जे, अरे माइनस आई। ठीक है। और अगर आई नहीं यूज करेंगे तो आगे के डायरेक्शन वाले को वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, पीछे वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां पर माइनस वी लिखना पड़ेगा। और अगर आप आई जे यूनिट वेक्टर यूज करते हैं तो फिर कोई टेंशन की बात, इजीली उसका डायरेक्शन उसके साथ लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए। अब बताइए तो इसका वैल्यू क्या है। इसको आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए, 150 वी माइनस प्लस हो जाएंगे आई के साथ, और राइट साइड में आ जाएंगे 50 इंटू 10 माइनस वी आई के साथ। आई आई कॉमन ले लिया, कट गया, दोनों में आई आई है, कंपैरिजन करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे इक्वल, और यहां से आप वी का मान निकाल, तो वी के मान कितने हो जाएंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 500 बटा में 200, 2.5 मीटर। और डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने पीछे लिया हुआ है, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी पीछे लिया हुआ है, अभी तो माइनस आई लिखे। ये जो मान निकलेगा मैग्नीट्यूड में, ये जो मान निकलेगा वो मैग्नीट्यूड में। ऑपोजिट टू स्पीड ऑफ मैप, ऑपोजिट टू स्पीड ऑफ मैप, ये पीछे है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a bomb of mass, a bomb of mass 6m initially at rest, explodes in 3 fragments in ratio 1:2:3। एक का मास हुआ 1m, दूसरे का मास हुआ 2m, तीसरे का मास हुआ 3m। The velocity of first two lighter fragment are 4 meter per second in x direction and 2 meter per second in y direction respectively। इसमें निकालना है
find the velocity of third fragment. थर्ड मतलब हेवियर फ्रैगमेंट. और फाइंड कीजिए डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी कितना डिक्रीज करेगा ये बताइए. दिस इज द क्वेश्चन. एक बॉम्ब है, रखे रखे फट गया, 3 फ्रैगमेंट में फटा. एक की स्पीड हुई 4 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में, दूसरे की स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन में, तीसरी की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसकी स्पीड उसका डायरेक्शन क्या होगा. और इस प्रक्रिया में बॉम्ब की इंटरनल एनर्जी है ना कितना अमाउंट में डिक्रीज. So this is the problem. तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सप्लोशन टाइप का क्वेश्चन है. एक बॉम्ब रख दो, बॉम्ब का मास 6m है और इनिशियली ये रेस्ट में, वेलोसिटी 0. ये इनिशियल ये बॉम्ब 3 पार्ट में फटा. ये बॉम्ब 3 पार्ट में, एक का मास m, एक का मास 2m, एक का मास 3m. क्योंकि आपको दिया हुआ है 1:2:3 का रेशियो है. हम इस तरह से 3 मास को अलग अलग कर लेंगे. ये 3 एक्सप्लोशन में फ्रैगमेंट पैदा हुआ. जो फर्स्ट है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन. 4 मीटर पर सेकंड इसकी हुई एक्स डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन. और जो दूसरा है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन. 2 मीटर पर सेकंड वाई डायरेक्शन. तो पूछता है कि तीसरी जो फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी क्या हो. हमें नहीं पता कि तीसरी फ्रैगमेंट में वेलोसिटी होगी भी कि नहीं होगी, तो कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, हमें नहीं पता. और हमको वही पता करना है. तो हम मान लेते हैं कि तीसरी फ्रैगमेंट की वेलोसिटी है v वेक्टर. अगर आपको कभी किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वैल्यू निकालना है और आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, तो आप उस की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लेकर के सॉल्व कर लो. ये अपने साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल के आपको दे देगा. तो ये जो थर्ड फ्रैगमेंट है इसकी जिसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, उसका वेलोसिटी मैंने एज्यूम किया v वेक्टर, और यही हमको निकालना है. आपको पता है कि ये बॉम्ब जो रखे रखे खुद फट गया, फटने में कोई एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है. यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इनिशियल और लीनियर मोमेंटम फाइनल उसमें बराबर. बस आप इक्वेशन लिखिए. बताइए इनिशियल लीनियर मोमेंटम इनिशियल क्या है? 0. मास इनटू वेलोसिटी. फाइनल की स्थिति है, ये फाइनल की स्थिति. तो बताइए पहला का लीनियर मोमेंटम m इंटू 4i प्लस दूसरा का बताइए 2m टू z कैप, और तीसरे का है 3m इंटू v वेक्टर. और आपको यहां से v वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है. m सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो v वेक्टर की वैल्यू क्या आ जानी है? v वेक्टर की वैल्यू
होंगे -4/3 आई के। I प्लस जे। देखो तो यही आएगा ना। यस सर। ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो सकता है ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में ही वेलोसिटी आपको दिया हुआ, ये आपका निकल। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग निकालना चाहते हैं तो आप इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए। -I डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? 4/3। -Z डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? 4/3। तो ये जो थर्ड -J है ना सब, माइनस जे नीचे सर। -I डायरेक्शन में 4/3 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, -J डायरेक्शन में भी 4/3 मीटर पर सेकंड। तो जो थर्ड फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी इस तरफ, और रूट टू। ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री आएगा। और ये वेलोसिटी थर्ड फ्रैगमेंट, आप इसकी वैल्यू बता सकते हो रूट अंडर 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3। 4/3 रूट टू। जैसे वेक्टर में आप रिजल्टेंट निकालने से आ जाएंगे 4 × 2 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल थीटा 45 डिग्री, 4/3 है ना, 45 डिग्री। इस तरह से आप इसका हल कर सकते। वैसे इसी प्रॉब्लम को हमने जो अभी तो ये जो बेसिक अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किया, अभी जो मैंने पैटर्न यूज किया सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसी प्रॉब्लम में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने का। तरीका सीखते चलिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी इनिशियल जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी मास, उसकी वेलोसिटी दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी घटना घटी, उस घटना के बाद जो फाइनल स्टेज बना, फाइनल सिचुएशन बना, उसका भी हम एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें भी उसके मास वेलोसिटी दिखा रहे हैं। फिर जज कर रहे हैं कि इस इनिशियल स्थिति से ये फाइनल स्थिति आने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं, और अगर नहीं लगा तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना इनिशियल का लिख रहे हैं और फाइनल का लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और फिर सिंप्लीफाई करके मान। ये रूटीन मेथड है, इस तरह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखा जाता है। पहले फिगर बनाओ, फिगर में डाटा डालो, फिर चेक करो एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं, और अगर लगा, अगर नहीं लगा तो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। अब देखो इसी प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करने का जो तरीका है, तरीका वही है जो हमने सीखा, वही तरीका है। इसी को हम टेक्निकली फास्ट कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनो और समझो। ये बताओ कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है? इनिशियल क्या है? 0। और क्या इनिशियल से फाइनल आने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं? नहीं सर। इसका मतलब फाइनल भी लीनियर मोमेंटम 0 होगा। यस। इनिशियल 0 था और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो फाइनल भी लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर ले, फाइनल वाली स्थिति। इनिशियल तो हमको पता है, फाइनल को हमको 0। तो बताओ इसका लीनियर इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना होगा? 4m। और इन दोनों का रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम क्या होगा? किधर होगा? इधर होगा। कितना होगा? 4m√2 होगा। यस सर। 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, क्योंकि दोनों बराबर है। यस सर। इसका मतलब
ये जो थर्ड मास है 3m, उसका लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली ये 4m√2 के बराबर होना चाहिए और जस्ट उसके अपोजिट होना चाहिए। यस सर। इसका भी लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली होना चाहिए 4m√2 और जस्ट उसके अपोजिट होना चाहिए। और बताइए, इस डायरेक्शन में अगर इसके पास लीनियर मोमेंटम है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होता है। तो बताइए वेलोसिटी कितना होगा? तो वेलोसिटी का मान होगा लीनियर मोमेंटम बाय मास। लीनियर मोमेंटम कितना है? 4m√2 और मास इसका कितना है? 3m। तो mm कैंसिल, so velocity now become 4√2/3 और डायरेक्शन देख ही रहे हो 45 डिग्री। यस सर। तो फिगर से ही सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। समझ में आया? एक प्रॉब्लम नोट कीजिए। ए बॉम्ब सर ऑफ दूसरा पार्ट से। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ कि टकरा फटने से पहले, सेकेंड पार्ट जो इसका, फटने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या था? 0 था सर। 0 था। हाफ m मीन्स 6m और स्पीड 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 था। और फटने के बाद इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ 6m। हाफ नहीं, इंडिविजुअल बोलो। पहला जो मास है m, यस सर। स्पीड है 4 स्क्वायर। दूसरा बोलो काइनेटिक एनर्जी, हाफ 2m 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर। तीसरा का बोलो हाफ 3m यस। इंटू तीसरा का स्पीड है ना 4√2/3, 4√2/3 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। ये हो गया 16/2 8 है। ये हो गया 2 कट गया तो 4 है। इधर कितना आ गया? ये देखो 3 तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ये 3 से कट जाएगा, 32 का 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 m। 16/3m। ठीक है, यस सर। चेक कर लो 16/3m आएगा आयनेश? ये सर उतना ही आएगा। हाँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये कितना हो गया? 8 4 12, 12 3 36, 36 और 16 52m/3। 52m/3। तो क्या काइनेटिक एनर्जी यहां बढ़ गया कि कंजर्व है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। बढ़ गया सर। कितना बढ़ा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। 52 इंक्रीज m। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 52। 52 m। अब प्रश्न उठता है कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा क्यों? एनर्जी के बारे में तो हम जानते हैं, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. Energy can only convert its one form into the another. तो शुरुआत में ये बम रेस्ट में था, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। फटने के बाद ये जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई
52m/3। मेरा प्रश्न ये है कि इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, किसने दिया, ट्रांसफॉर्म हुआ सर, किसने दिया, कहाँ से इंटरनल। आया? हाँ, जब ये फटा तो फटा किसके कारण, जो भीतर में उसके पास जो केमिकल एनर्जी है, जो बारूद है ना, जो भीतर में उसकी केमिकल एनर्जी है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, वो के कारण ये फटा, और फटने के क्रम में इन तीनों में मोशन दे दिया, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और जितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा, पीछे उतना ही अमाउंट ऑफ उसकी भीतर की इंटरनल एनर्जी कम हुआ। समझ में आ रहा? तो ये जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, दैट विल बी द डिक्रीज इन इंटरनल। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हालांकि जब फटेगा तो आवाज भी करेगा भूम, तो उससे जो आवाज निकला, उस आवाज में भी तो एनर्जी का कुछ सम पार्ट होगा। उसको हम अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं, आग निकला, हीट बना, हीट के कारण भी कुछ एनर्जी बनेगा, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि जितनी भी इंटरनल एनर्जी है सब के सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। सो द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक if other losses in energy are neglected, and that is equal to 52m/3। ठीक है, और ये हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि अदर लॉसेस इन एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। अदर लॉसेस में क्या है, जैसे फटा, हो सकता है कि चिंगारी निकले, आग निकले, या फटने के क्रम में ये जो 3 फ्रैगमेंट बने वो गर्म हो जाए, आवाज निकले, आवाज है साउंड एनर्जी, अगर वो सारी जो हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, आग निकला लाइट एनर्जी है, ये सब एनर्जी को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि जो ऑलरेडी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू दी काइनेटिक, एंड दैट इज इक्वल टू 52m। समझ में आया? यस सर। टेक द नेक्स्ट। in gamma ray process, गामा रे कौन सा रे होता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल? वेदांत बताओ, गामा रे कौन सा रे है? क्या सर? गामा रे कौन सा रे है, मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल? सर नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल। क्या इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं, सर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। In gamma ray process, the internal energy of a nucleus of mass m decreases
decreases. A gamma photon of energy E and linear momentum E by C is emitted. And the resulting nucleus recoils. Find the decrease in internal energy. इंटरनल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा? अच्छा, ये बात बताइए, गामा फोटोन में मास होगा नहीं होगा? नहीं हो रेस्ट मास of gamma photon is 0. परंतु उसके पास एनर्जी है, उसके पास लीनियर मोमेंटम एनर्जी है E, लीनियर मोमेंटम है E बाई C. एक न्यूक्लियस से ये गामा फोटोन निकल रहा है, उस न्यूक्लियस का मास m है. तो बताइए इंटरनल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हो? तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसका मास m है. इनिशियली ये रेस्ट में, अभी गामा फोटोन नहीं निकला है. इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से एक गामा फोटोन बाहर निकला. एक गामा फोटोन बाहर निकला, ठीक है. इसके पास मास नहीं है, एक गामा फोटोन बाहर निकला. इसके पास एनर्जी है और इसके पास एक लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का वैल्यू कितना है? वो है E बाई C. ये जो पीछे जो न्यूक्लियस बचा, उसका मास क्या वही रहेगा या घट जाएगा? वेदांग बताओ. वही रहेगा सर. मास वही रहेगा. क्या ये न्यूक्लियस जो रिजल्टिंग बचा, क्या ये रुका रहेगा या चलेगा? रुका रहे. इससे जब गामा फोटोन निकला तो ये जो न्यूक्लियस बच गया, गामा फोटोन निकलने के बाद जो रेस्ट पे रहेगा. सोचो. सर न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा. वेरी गुड. बताओ, क्या इस स्थिति से, इनिशियल स्थिति से ये जो फाइनल स्थिति आई, क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है? इस स्थिति से ये स्थिति आने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा? पहले ये बोलो. नहीं लगा. नहीं लगा. तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा. बोलो. यस सर. इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है? रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 है. ये रेस्ट में है
इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। हाँ सर। और एक जो गामा फोटोन है उसकी इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है E/c। और अगर आप इसको नहीं चलने दोगे तो फिर इसमें सिस्टम में तो एक लीनियर मोमेंटम आ जाएगा ना। यस सर। तो इसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे पीछे चलाना पड़ेगा। और इसकी पीछे डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? E/c. E/c। समझ में आया वेदांत? यस सर। एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पर एक्सप्लोशन में ये भी बताए। सेकेंड मेथड, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होना होगा। और उसके लिए अगर एक में लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन में है तो दूसरे में भी एग्जैक्टली उतना ही लीनियर मोमेंटम निगेटिव x डायरेक्शन में होगा, तब नेट लीनियर मोमेंटम फाइनल। तो बताइए, इसके पास ये लीनियर मोमेंटम हुआ तो इसके पास कितनी स्पीड आनी चाहिए? मास से भाग दे देंगे तो स्पीड आ जाएगी। Yes, I am. इसमें मास से हम भाग दे देंगे E/c/m। तो हम अगर इस तरह लिख, E/mc. ये बराबर P आ जाएगा E/c। इसके पास स्पीड हो जाएगा E/m, जो आएगा E/m टाइम्स। ठीक है। अब आप ये बताइए, यहां पर किस किस रूप में एनर्जी क्रिएट हो रहा है? इनिशियल से फाइनल आने में किस किस रूप में एनर्जी नई नई बन रही है? एक तो ये जो गामा फोटोन है उसके पास एनर्जी E बनी, तो दिया ही हुआ है ना, गामा फोटोन में एनर्जी E है। और एक जो ये जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है उसमें इस डायरेक्शन में स्पीड बना और उस स्पीड से काइनेटिक एनर्जी बनेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. और ये जो एनर्जी आ रही है, एक तो गामा फोटोन में जो एनर्जी E आ रही है और इसके मोशन के कारण जो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये सारी एनर्जी कहां से आई? Internal. न्यूक्लियस के इंटरनल एनर्जी से आ रही है। तो पीछे ये सारी एनर्जी जब निकल जाएंगी तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? अरे बोलो भाई, चेंज हो जाएगा वही रहेगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। कितनी घटेगा? जितना ये सब जितनी एनर्जी ऊर्जाएं निकल रही हैं, जितनी ऊर्जाएं बन रही हैं। सो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये बराबर होगा एनर्जी जो फोटोन में आया दैट इज E प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू V²। V इसका कितना है? E² बाई m²c। mc है ना डिनोमिनेटर में, तो एक एक m कट जाए, तो दैट विल बी E प्लस E² बाई 2mc। इतनी इंटरनल एनर्जी घटेगी। ये एनर्जी जो गामा फोटोन को प्राप्त हुआ और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो न्यूक्लियस को प्राप्त हुआ, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी घट जाए। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट,
a bomb of mass 3m is projected with a speed v, making an angle theta with horizontal. Making an angle theta with horizontal. Horizontal से v स्पीड बनाते हुए एक बॉम्ब को जिसका मास 3m है v स्पीड से फेंका गया. It explode at maximum height. In two fragments in a ratio 1:2. ये दो फ्रैगमेंट में फट गया. एक फ्रैगमेंट हल्का, एक फ्रैगमेंट भारी. m:2m के रेशियो में फट. जस्ट आफ्टर एक्सप्लोशन द लाइटर फ्रैगमेंट, जो हल्का फ्रैगमेंट है, retraces the path. जो हल्का फ्रैगमेंट है वो पाथ को रिट्रेस किया ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसको निकालना है. फाइंड द स्पीड ऑफ second fragment just after explosion. एक्सप्लोशन के जस्ट बाद सेकेंड फ्रैगमेंट की स्पीड क्या होगी बताइए. और दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ लैंडिंग of second fragment from point of projection. जहां से हमने फेंका है वहां से सेकंड फ्रैगमेंट कितनी दूर जाके लैंड करेगा. दिस इज द अच्छा. एक बात ये बताओ आप लोग, ये जो रिट्रेस होने की शर्तें हैं वो क्या है? कंडीशन ऑफ रिट्रेसिंग बताओ वेदांत, कुछ जानते हो तो. सर रिट्रेसिंग का मतलब वही कि पाथ से लौट जाना. मतलब जो मतलब 3m वाला पार्टिकल का जो पाथ था उसी से चला जाएगा. हाँ, उसी पाथ से वापस लौट आए. अच्छा, लौट गया. रिट्रेस कर रहा है ना. रिट्रेस मतलब लौटना होता है ना. अच्छा. जैसे ये देखो, जैसे कि मान लो कि हम ये फ्रैगमेंट 3m है ना वाले को फेंकते हैं कुछ स्पीड v से. कुछ स्पीड v से फेंका और थीटा एंगल बनाते हुए फेंका. और ये जो गया 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 और यहाँ पे दो पार्ट में फट गया. एक पार्ट क्या बना? एक पार्ट बना m और एक पार्ट बना 2m. एक पार्ट बना 2m. यहाँ पे फट गया.
तो ये जो लाइटर फ्रैगमेंट है, जो हल्का फ्रैगमेंट, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोशन द लाइटर फ्रैगमेंट रीट्रेस द पाथ। मतलब ये जो लाइटर फ्रैगमेंट है, ये जो एम है, वो एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करते हुए लौट। इसके लौट आने की क्या शर्त फिर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0। है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, ठीक है। और सर x में वो v cos थीटा। हाँ, तो देखो फटने से पहले की स्पीड क्या थी? ये जो 3m जब यहां पहुंचा था, इसकी फटने की स्पीड यहां पर थी v cos थीटा, ठीक है। फटने की स्पीड क्या थी? v cos थीटा। तो इसकी स्पीड भी अगर एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट, इसकी स्पीड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अगर v cos थीटा हुआ, तो एग्जैक्टली ये पाथ फॉलो करते हुए हुआ है। रिट्रेस होने की ये शर्त। मास चाहे कुछ भी हो, अगर स्पीड सेम तो पाथ वही रहे, क्योंकि एकमात्र एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। जैसे कि मान लो कि किसी भी बॉडी को आप अगर फेंकते हो, यहां से अगर फेंकते हो, कोई भी मास को आप अगर फेंकते हो, और ये यहां जाने के बाद या कहीं पर भी अगर यहां पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में सपोज करो एंगल 37 एंगल बनाते हुए लग रहा है। अगर कोई एक दूसरा मास को चाहे उसका मास कुछ भी हो, है ना, अगर आप उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से और हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 37 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकोगे, तो हूबहू यही पाथ लेते हुए वो वापस, ठीक है, वही आएगा। मास पर डिपेंड नहीं करता, मोशन मास पर डिपेंड नहीं करता प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैंने बताया। चलो ठीक है, तो ये आपकी हो गई कंडीशन टू रिट्रेस होने के लिए मैक्सिमम हाइट पर फटने से पहले जो स्पीड थी, वही स्पीड अगर लाइटर फ्रैगमेंट पकड़ लेगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर। Now you will be able to solve this question. अच्छा, एक बात बताओ सबको, ध्यान से सुनना, समझना। ये जो बॉम्ब को हमने फेंका v स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए, ये तो आप सबों को मालूम है कि ये प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ लेते हुए मैक्सिमम हाइट तक आएगा। तो ये जो पैराबोला पाथ है, ये जो बॉम्ब है, कभी यहां पहुंचेगा, कभी यहां पहुंचेगा, कभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। इस बॉम्ब की जो अपनी एक सेंटर ऑफ मास है, जो भीतर में बीच में, ये जो बॉम्ब की जो सेंटर ऑफ मास है बीच में, ये जो बॉम्ब की सेंटर ऑफ मास है बीच में, ये जो बॉम्ब की सेंटर ऑफ मास है बीच में, सेंटर ऑफ मास भी एग्जैक्टली कैसा पाथ ले रहा है? पैराबोलिक पाथ ले रहा है ना। सेंटर ऑफ मास की जो पाथ है, इज सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास का पाथ पैराबोला कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, ये बताओ। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? सर चेंज हो रही है। चेंज हो रही है ना। क्या चीज में चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, दोनों में? दोनों में सर। दोनों में चेंज हो रही है। स्पीड घटता जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड घटता जा रहा है। डायरेक्शन मुड़ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो क्या इस बॉम्ब पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा? नहीं लग रहा? लग रहा होगा सर। लग रहा होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो लीनियर मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती।
तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बताइए वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करे? Gravity. The only and only force, gravity, is acting during motion of this bomb, due to which the center of mass velocities keep on changing and the linear momentum of this bomb also changes. So due to gravity, due to external force, gravity, namely gravity force, center of mass of bomb, है ना, center of mass, है ना, velocity of center of mass, velocity of center of mass of bomb and its linear momentum is changing. ये ग्रेविटी फोर्स है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी is acting. This is the external force acting during the motion. अच्छा, फटने के बाद भी वही एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, ये तो बॉम्ब का ये मैक्सिमम हाइट तक का मोशन, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर ये बॉम्ब फट गया, मैक्सिमम हाइट पर जो ये बॉम्ब फटा, तो क्या इसको फटने में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस लिया या खुद फटा? खुद फटा। एक्सप्लोशन takes place due to only internal forces, और ग्रेविटी फोर्स एक्सप्लोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्रेविटी फोर्स इस बम के एक्सप्लोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सप्लोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। Explosion takes place due to only internal force, not by external force. Hence, total linear momentum just before explosion, फटने के जस्ट पहले लिनियर मोमेंटम एंड टोटल लिनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोशन। यहां जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद की बात नहीं हो रही है। तब तो उस पीरियड में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोशन जी ये सेम रहेंगे, क्योंकि एक्सप्लोशन के जस्ट पहले, एक्सप्लोशन के जस्ट बाद linear momentum conserve। ठीक है, और बताइए, पहला पॉइंट था ये वाली, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात बताइए, फट तो गया, कितने पार्ट में फटा मिथिलेश? कितने पार्ट में ये बम फटा? 3 पार्ट में। नहीं, 3 पार्ट का हो गई, तो 2 ही पार्ट है। दो 3 पार्ट में फाड़े हैं, 2 पार्ट में ना, तो 2 पार्ट में बम फटा, तो बम अब 2 टुकड़े हो गए। मैक्सिमम हाइट पर इसके 2 टुकड़े हो गए, अब 2 टुकड़े मोशन लेंगे। तो 2 टुकड़े का मोशन कैसा होगा? 2 टुकड़े का मोशन ऐसा होगा, और उन दोनों टुकड़े पे ग्रेविटी फोर्स कंटिन्यूअसली लगते रहेंगे। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग कंटिन्यूअसली जस्ट आफ्टर एक्सप्लोशन। आफ्टर एक्सप्लोशन जो 2 पार्ट बने,
the center of mass of two fragment will continue move in same path of projectile motion. फटने के बाद वो जो दोनों फ्रैगमेंट है उसकी सेंटर ऑफ मास सेम पाथ में चलेगा जो पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन का फटने से पहले था, एज बिफोर द एक्सप्लोशन के पहले जो सेंटर ऑफ मास की पाथ थी वही पाथ में चलेगा। क्यों? क्योंकि एकमात्र ग्रेविटी फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स था वही लग रहा है फटने के जस्ट पहले और वही लग रहा फटने के बाद, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नया ऐड नहीं हुआ। इसका रीजन क्या बोलेंगे? इसका रीजन बोलेंगे बिकॉज नो न्यू एक्सटर्नल फोर्सेस आर एडेड। कोई नया एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हुआ। वही एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा था फटने के पहले वही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फटने के बाद। इसीलिए जो पाथ फटने के पहले थे एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस से सेंटर ऑफ मास की, वही पाथ फटने के बाद रहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द सिचुएशन जिसको हम अभी यहां पर अप्लाई करेंगे। और बताइए, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी है। ये लो जी, ये है 3m मास का बॉम्ब जिसको मैंने v स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है। ये बम चला 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 मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा 3m। फटने के जस्ट पहले इसकी स्पीड थी, तो मालूम है मैक्सिमम हाइट पर स्पीड होती है v cos थीटा। ये जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। फटने के पहले तो ये 3m मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, और जब वो दो पार्ट में फटा, ये मैक्सिमम हाइट, ये जो दो पार्ट में फटा, एक पार्ट का मास m और एक पार्ट का मास 2m, वहीं पे है, वहीं पे, जस्ट फटने के पहले जस्ट फटने के बाद की बात। ये जो m है, जो लाइटर फ्रैगमेंट है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। रिट्रेस का मतलब हुआ कि फटने के जस्ट बाद इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर्ड हो जाएंगे v cos। और ये जो दूसरा है 2m, पता नहीं इसका वेलोसिटी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो किधर होगा, तो हम उसकी वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म मान लेते हैं। सपोज इट्स वेलोसिटी इज v1 वेक्टर, क्योंकि v के रूप में हम इसको यूज है ना। तो फटने के पहले फटने के बाद, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहला सवाल का जवाब मिलेगा जस्ट लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर, लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर, अच्छा, ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में ही लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, याद रहे। 2 सेकंड पहले 2 सेकंड बाद, फटने के 2 सेकंड पहले फटने के 2 सेकंड बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। मिथिलेश साहब बताइए तो, फटने के 2 सेकंड पहले लीनियर मोमेंटम, फटने के 2 सेकंड बाद का लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया, 4 सेकंड हो गया ना।
फटने के 2 सेकंड पहले या फटने के 2 सेकंड बाद टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 4 सेकंड में तो एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स तो लग रहा है ना। हाँ, वो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा? लीनियर मोमेंटम सिस्टम का चेंज कर देगा। लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज कर देगा, लीनियर मोमेंटम सिस्टम को चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन जस्ट फटने के पहले, जस्ट फटने के बाद ये पीरियड में लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इस पीरियड में टाइम को होने नहीं दिए है, लैप्स होने नहीं दिए। तो बताइए, जस्ट फटने के पहले लीनियर मोमेंटम क्या है? फिगर देखिए और फटाफट बोलिए। 3m मास v cos थीटा। माथा पर तीर है, इज्जत से लिखिए। v cos थीटा बोलने से गड़बड़ा जाए। आई क्या? फटने के जस्ट बाद मास इंटू वेलोसिटी v cos थीटा, डायरेक्शन माइनस आई। और जो दूसरा है उसकी वेलोसिटी तो हम जानते नहीं, हम उसका वेक्टर फॉर्म में अपने आप इसका मान मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ आपको निकलना है। अगर आप बाकी सबको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो दूसरा फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ आए। तो आप इसको क्या कीजिए ना, लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कीजिए, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, यहाँ 3 एम बी कॉस थीटा मिलके हो जाएंगे 4 एम बी कॉस थीटा। राइट साइड में 2 एम वी वन वेक्टर, और यहां से v1 वेक्टर की वैल्यू आएंगे, mm तो कट जाएगा, 2 v कहाँ रह गया? 2v cos थीटा 4mv cos थीटा होगा। mm कट जाएगा तो ये कितना हो गया? 2v cos थीटा cos थीटा आई। ये फटने के बाद ये जो दूसरा फ्रैगमेंट है वो आई डायरेक्शन में, जो दूसरा फ्रैगमेंट है वो आई डायरेक्शन में 2v cos थीटा से चलेगा, 2v cos थीटा से चलेगा। फटने के जस्ट बाद 2v cos थीटा से चलेगा। आप यहाँ पे इस एक्सप्लोशन में इंटरनल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई आप निकाल सकते हैं। फटने के जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फटने के जस्ट बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, देखना तुमको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी फटने के बाद ज्यादा है फटने के जस्ट पहले से। घटा दीजिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको आएगा वो इंटरनल में। अब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है, ये जो सेकेंड फ्रैगमेंट है 2m वो ग्राउंड पर कहां गिरेगा? इस बात को ध्यान से समझो। ये जो फर्स्ट फ्रैगमेंट, ये जो पहला है m, देखो तो फटने के पहले जो बॉम्ब थे उसके सेंटर ऑफ मास इसी पाथ में चल रहे थे ना? यस सर। यही पाथ पे चल रहे थे। तो फटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यही पाथ पे चलता रहेगा। सेंटर ऑफ मास बम फटने के बाद भी इसी पाथ पर चलता रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास इसी पाथ पर चलता है आफ्टर एक्सप्लोशन। और ये क्यों चलता रहेगा ये मैंने अभी जस्ट पहले इसको ये बताया। यहाँ आफ्टर एक्सप्लोशन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू फ्रैगमेंट विल कंटिन्यू मूव इन सेम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एज बिफोर द एक्सप्लोशन बिकॉज नो न्यू एक्सटर्नल फोर्स आर एडेड। कोई नया एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हुआ, जो पहले लग रहा था अभी भी वही लग रहा है। और जिसके कारण जो उसकी पाथ बनी थी पैराबोला,
अभी भी वही लग रहा है, तो उसका पाथ कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली वही पैराबोला है। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास की जो पाथ थी, सेंटर ऑफ मास, यहां भी सेंटर ऑफ मास की। अब ये कैसे संभव है भाई? तो देखो ध्यान से, ये जो बॉम्ब है, ये जो फ्रैगमेंट है, वो इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे, और ये जो फ्रैगमेंट है 2m वाला, वो चलेगा कुछ ऐसे, इसकी गति ज्यादा है, ऐसे चलेगा। जब ये कभी यहां पहुंचेगा, ये जो 2m वाला है, वो कभी जब यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो ये जो 2m वाला है कभी यहां पहुंचेगा, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करो, इसका सेंटर ऑफ मास आप यहाँ पर दिया। ये m वाला जब कभी यहां पहुंचेगा, ये m वाला कभी यहां पहुंचेगा, ये 2m वाला कभी यहां पहुंचेगा, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यही होगा जो पाथ पे होना है। थोड़ा देर बाद ये वाला m यहां पहुंचेगा, तो ये जो 2m है एग्जैक्टली यहां पहुंचेगा, ताकि इस दोनों का सेंटर ऑफ मास यही है, यही पाथ पर, यही सेंटर ऑफ मास के पास। जिस क्षण ये m ग्राउंड को हिट करेगा, जिस क्षण ये m ग्राउंड को हिट करेगा, एग्जैक्टली उसी समय ये 2m वाला भी ग्राउंड को हिट करेगा, ताकि इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास दोनों का, हालांकि दोनों मास अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, लेकिन इसके दोनों के चलने से सेंटर ऑफ मास वही पाथ पे चलता रहेगा जो पाथ। आफ्टर एक्सप्लोशन the center of mass will follow same initial projectile path. तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछ। इस सेकंड फ्रैगमेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, ये आप, दिस x यू हैव टू फाइंड। निकालना बड़ा इजी है। अब देखो ध्यान से, ये आपकी है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास। यहां से पता नहीं कितनी दूरी पर ये 2m गिरा है, ये 2m गिरा है, लेकिन यहां से पीछे एग्जैक्टली r दूरी पर तो m गिरा, ये तो पता है ना वेदांत? यस सर। यहां से r दूरी पीछे तो ये m गिरा है, और ये पता नहीं कितनी दूरी गया, तो मान लेते हैं इसको कुछ l मान लेते हैं। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये पूरी x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? r प्लस l। और आपको दो पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट मालूम है, उसको लगा दीजिए, मान निकालने। बताइए तो, m इंटू r विल बी इक्वल टू 2m इंटू l। mm कैंसिल, सो l इज इक्वल टू r by 2। सर m into 3m होगा सर, 3m होगा बोलते। आई एम सॉरी, कहाँ 3m हो? m r जो लिखे सर,
हाँ, तो ये m गिरा ना, सेंटर ऑफ मास का ना ये पोजीशन है। यस 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 सेंटर ऑफ मास किसका किसका, m और 2m का ना। यस तो एक m होगा m इंटू r और ये होगा 2m इंटू m। ठीक है ये, यस है ना। तो L बराबर हो जाएगा r/2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस l, r प्लस r/2, 3r/2। तो सर x will be equal to, हाँ बोलो। सर अगर वहां पे हम लोग काइनेमेटिक्स से इक्वेशंस लगाते तब आर की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएंगे, सर सेम आएगा आंसर उससे भी? बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम। r मतलब ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, ये ये बोल सर रहे हैं ना। आर ही आएगा सर ये भी? नहीं यार, ये नहीं आएगा, ये तो दूसरा आएगा ना। नहीं सर, कैलकुलेशन के बाद आर ही आ रहा है। ठीक है, तो वही आ जाए, वही आ जाए। L की वैल्यू, L की वैल्यू r/2, हाँ ठीक है, वो r ही आ रहा है। ये r/2 तो है ही बाय डिफॉल्ट, और ये टोटल चूंकि ये L का वैल्यू भी r/2 आया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ L की वैल्यू r/2 ही आया, तो ये वैल्यू टोटल r ही आ रहा है। तो आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू ये r ही आए। चलो अभी हम करके देखते हैं, टेंशन क्या लेना है, करके देखेंगे। तो पहले बताओ x की वैल्यू क्या आई वेदांत? सर 3r/2। 3r/2, और r की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी। डिस्टेंस आ गया 3v स्क्वायर साइन 2g विल बी दी आंसर। सो देखने के बाद इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इतनी दूर बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ लैंडिंग ऑफ द सेकंड फ्रैगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेकंड पार्टिकल की जो लैंडिंग पोजीशन होगी वो होंगी 3/2 v स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब आइए, अब हम जो वेदांग ने क्वेश्चन उठाया, मैं उसको जस्ट चेक करना चाहता हूँ। ये हाइट कितनी है वेदांग, मैक्सिमम हाइट है ना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ, तो u की जगह मैंने v लिया हुआ है, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g से फेंका, और इसकी मास है 2m। मास की तो जरूरत नहीं है। बताइए यहाँ पर स्पीड कितनी है? 2v cos थीटा। 2v cos थीटा। इसके इन्फ्लुएंस से ये दूरी आपको निकालनी, ये दूरी को मैंने कितना लिया, सपोज हम इसको दूरी को d ले लेते हैं, तो d की वैल्यू हमको निकाल। तो फटाफट बताइए, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मान g। यहाँ पहुंचने का टाइम बोलिए, u sin टाइम थीटा का फॉर्मूला। बाय g। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। s इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल स्पीड जो है इस डायरेक्शन में 0, टाइम तो निकालना है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में तो g इंटू टी। ये आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, g नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका g स्क्वायर। तो t की वैल्यू आएंगी v साइन थीटा बाई जी। दोनों साइड रूट ले लीजिए तो g सबके स्क्वायरिंग हट गए। यहाँ पहुंचने का टाइम है। वैसे याद रखिए, टाइम निकालने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला था √2h/g। h की वैल्यू यहाँ पे ये वाली है ना, ये लगा करके आप फटाफट बता सकते। वैसे हम इक्वेशन
इसलिए लिखते हैं ताकि फॉर्मूला जनरली बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये वाली आप कभी नहीं। ये आपका टाइम निकल गया और ये दूरी d का मान कितना है? d आ जाएगा 2v cos Cos थीटा theta इंटू t। ये हो जाएंगे 2v cos थीटा और t की वैल्यू क्या है? v sin थीटा डिवाइडेड बाई, तो v स्क्वायर हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, और यही तो रेंज का फॉर्मूला है ना वेदांत? यस सर। तो क्या वही आया ना? हाँ सर भैया। हाँ वही है, एग्जैक्टली वही है। आप फिजिक्स के कोई भी प्रिंसिपल को कहीं भी लगा, अगर आप बिल्कुल सही लगाएंगे तो एग्जैक्टली वही है। लेकिन वेदांत इस मेथड से निकालना तो इजी है ना, जो मैंने अभी सिखाया। यस सर। उसमें क्या है कि अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया, अभी क्या बोलेगा कि जो ये पार्टिकल है, ये जो बॉम्ब है, वो मैक्सिमम हाइट पर नहीं फटा, मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पर ही फट गया, मतलब यहीं फाड़ दिया उसको, यहीं फाड़, मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट पर ही फाड़ दिया। ठीक है, तो फिर यहां हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके फ्रैगमेंट की वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर वही सेम प्रिंसिपल यूज करके उसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग निकाल। समझ में आ रहा है? यस सर। और वो कहीं सकता है, हटता रहे, उससे हमको कोई टेंशन नहीं। यही दो मात्र प्रिंसिपल यूज कर लीजिए, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। तो बेसिकली हमने मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया, बोट वाला, एक्सप्लोशन टाइप के प्रॉब्लम्स किया, गन बुलेट वाला प्रॉब्लम यही है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और उसके बाद एक अलग टॉपिक ही है कॉलिजन, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और उसके एप्लीकेशंस हैं, तो हम इसको एक अलग चैप्टर में कर लेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना आप लोग कि एक दो प्रॉब्लम हम बुलेट गन का करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक